आज हम पढ़ेंगे मियोसिस फेस्ट की मेटाफेज फेस्ट अवस्था के बारे में, जिसमें क्या होता है। तो मेटाफेज फेस्ट में क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है तथा स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज आपकी एनाफेज फेस्ट। इस स्टेज में गुणसूत्रों की संख्या है जो आधी हो जाती है। मेटाफेज फेस्ट में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है और स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है। जबकि एनाफेज फेस्ट में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज है आपकी टेलोफेज फेस्ट। इस स्टेज में न्यूक्लियस व केंद्रक झिल्ली का पुनर्निर्माण हो जाता है तथा स्पिंडल फाइबर पुनः लुप्त हो जाते हैं। इस स्टेज में साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है और बिना साइटोकाइनेसिस के मियोसिस सेकंड प्रारंभ हो जाता है। तो यह आपके मियोसिस फर्स्ट है, उसकी चारों स्टेज और प्रोफेज फर्स्ट की पांचों उप अवस्थाएँ कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस सेकंड जो है समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। तो मेटाफेज अवस्था में क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है और स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है। एनाफेज फेस्ट में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और टेलोफेज अवस्था में केंद्रक व केंद्रक झिल्ली पुनर्निर्मित होती है और स्पिंडल फाइबर है जो लुप्त होने लग जाते हैं। और टेलोफेज फेस्ट के बाद साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है और बिना साइटोकाइनेसिस के सीधा मियोसिस सेकंड भी प्रारंभ हो सकता है। अब बात करते हैं अपन मियोसिस सेकंड की। तो ये विभाजन समसूत्री विभाजन के समान होता है और इस विभाजन में प्रथम विभाजन से प्राप्त यानी मियोसिस फर्स्ट से प्राप्त दोनों अगुणित पुत्री कोशिकाएं विभाजित होकर 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। और मियोसिस सेकंड है उसके भी 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोफेज सेकंड में क्या होता है। यह समसूत्री कोशिका विभाजन के समान की क्रिया है। गुणसूत्र डायड स्थिति में होते हैं तथा सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, यानी एक गुणसूत्र के 2 भुजाएं होती है, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे, यानी 4 हो जाएगी। और जो है आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है इस अवस्था के अंत में केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली पुनः लुप्त हो जाते हैं तथा गुणसूत्र छोटे व मोटे हो जाते हैं। ये हो गए आपके प्रोफेज सेकंड। अब बात करते हैं अपन मेटाफेज सेकंड की, जिसे मध्य अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर है जो पुनः बनते हैं और सभी गुणसूत्रों का सेंट्रोमियर 2 हो जाता है, अर्थात प्रत्येक क्रोमेटिड में स्वयं का सेंट्रोमियर होता है। गुणसूत्र डायड स्थिति में थे तो प्रत्येक गुणसूत्र के लिए एक एक सेंट्रोमियर की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सेंट्रोमियर है वो भी विभाजित हो जाता है। यह सेंट्रोमियर विषुवत रेखा की तरफ होता है। यह सेंट्रोमियर विषुवत रेखा की तरफ होता है और भुजाएं पृथक हो जाती है, यानी मेटाफेज अवस्था में विषुवत रेखा या मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन बात करें एनाफेज सेकंड। तो एनाफेज सेकंड में क्या होता है कि गुणसूत्र छोटे व मोटे होकर स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र है जो संघनित हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हो जब संघनित होगी तो उसकी मोटाई बढ़ जाएगी और जब मोटाई बढ़ जाएगी तो वो गुणसूत्र है जो एनाफेज अवस्था में आसानी से दिखाई देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र मोटे व स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो एनाफेज सेकंड में गुणसूत्र मोटे व स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक गुणसूत्र स्वयं के सेंट्रोमियर द्वारा विपरीत ध्रुव की तरफ गमन करते हैं, जिसे 2 पुत्री गुणसूत्र स्पष्ट रूप से निर्मित हो जाते हैं और आपकी एनाफेज अवस्था है वो कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं अपन टेलोफेज सेकंड की। तो इस अवस्था में स्पिंडल फाइबर लुप्त हो जाते हैं तथा केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका का पुनर्निर्माण होता है एवं गुणसूत्र पतले व लंबे जाल के रूप में हो जाते हैं। तो यह आपके समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन था वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन का महत्व।
यानी अर्धसूत्री विभाजन क्यों आवश्यक होता है या इसका क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व है क्रॉसिंग ओवर के कारण मातृ व पितृ गुणसूत्रों के जीन में अदला बदली होती है। यानी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के दौरान समजात गुणसूत्रों के मध्य जीनों के आदान प्रदान की घटना होती है और यह आदान प्रदान अर्धसूत्री विभाजन से ही संभव हो पाता है। जीनों की अदला बदली होती है तथा आनुवंशिक गुणों के नए संयोग बनते हैं। यानी जब समजात गुणसूत्र है उनके मध्य जीनों का आदान प्रदान होगा तो पशुओं के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन होगा और उससे नए संयोग बनेंगे और यह क्रॉसिंग ओवर है जो विभिन्नता का आधार होता है। यानी जीनों के आदान प्रदान होगा, जीनों का आदान प्रदान होगा तो उसमें कुछ नए लक्षण अपने को देखने को मिलेंगे और इस भिन्नता को ही क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है। अगर जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो अगली पीढ़ी में मनुष्य की बात करें अपन तो 46 और 46 92 गुणसूत्र हो जाते हैं। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के कारण गुणसूत्रों की संख्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और एक द्विगुणित मात्र कोशिका से 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं के निर्माण के कारण इससे क्या होता है कि निषेचन की संभावना है वो बढ़ जाती है। अब अपन बात करते हैं समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर की, कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। तो समसूत्री विभाजन है जो केवल कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन है जो जनन कोशिकाओं में होता है और जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का द्विगुणन एक बार होता है तथा क्रोमेटिड का एक बार विभाजन होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का द्विगुणन बार बार होता है लेकिन क्रोमेटिड विभाजन 2 बार होता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का द्विगुणन तो एक बार होता है लेकिन क्रोमेटिड का विभाजन 2 बार होता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रत्येक गुणसूत्र में स्वयं का सेंट्रोमियर या क्रोमेटिड होता है। समसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस व सूत्रयुग्मन की क्रिया होती है, लेकिन किसी प्रकार का जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों में सूत्रयुग्मन व जीन विनिमय की घटना होती है। यानी समसूत्री विभाजन में केवल सिनेप्सिस का निर्माण होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस व क्रॉसिंग ओवर दोनों क्रियाएं होती है। समसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था छोटी होती है और अत्यधिक सरल होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज अवस्था अत्यंत जटिल होती है और इसकी 5 उपावस्थाएं लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन व डाइकाइनेसिस होती है। समसूत्री विभाजन में प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं, लेकिन दोनों क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में 2 समजात गुणसूत्र टेट्राड का निर्माण करते हैं और प्रत्येक टेट्राड में 4 क्रोमेटिड और 2 सेंट्रोमियर होते हैं। 4 क्रोमेटिड है तो उसमें 2 सेंट्रोमियर होते हैं, प्रत्येक सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि मेटाफेज पर समस्त सेंट्रोमियर एक ही तल पर होते हैं। समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था में समस्त सेंट्रोमियर एक ही तल पर उपस्थित होते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 2 समांतर तलों पर व्यवस्थित होते हैं। यानी प्रत्येक सेंट्रोमियर में 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो ये आपके समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर हो गया और ये आपके सेल डिवीजन का जो चैप्टर था वो चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। इससे प्रत्येक लाइन से
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको 1 बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ने की कोशिश करें। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी प्रत्येक लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।